गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नील की खेती के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास यानी कल हम लोग क्या पढ़े थे? कृषि का वाणिज्यीकरण। ठीक है, तो वाणिज्यीकरण कृषि में मुख्य रूप से नील, कपास, जूट, अफीम, चाय ये सभी आते थे। ठीक है, उसमें से प्रमुख जो हम लोग का था नील का खेती। अभी वही नील की खेती के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो नील एक प्राकृतिक कृषि उत्पाद है। ठीक है, तो एक नेचुरली हम लोग देखते हैं नील, जिसको हम लोग ब्लू बोलते हैं, एक प्राकृतिक कृषि उत्पाद है जो कपड़ा निर्माता द्वारा कपड़ा रंगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग नील का यूज करते हैं ब्लू का। ठीक है, तो प्राकृतिक कृषि उत्पाद है जो कपड़ा निर्माता द्वारा कपड़ा को रंगने का इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि नील द्वारा किया हुआ रंग अधिक पक्का और चमकीला होता था, इसीलिए रंगाई के लिए नील की मांग बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, हमारे देश में नील की खेती उस समय बहुत ज़्यादा होता था, अभी भी होता है लेकिन अभी कम। ठीक है, तो नील की खेती में वही है कि द्वारा यह रंगा हुआ पक्का एवं चमकीला होता था, इसीलिए उसका मांग डिमांड ज़्यादा था। ठीक है, 18वीं शताब्दी के अंत तक ब्रिटेन में नील की मांग तो निरंतर बढ़ती रह रही थी। ठीक है, तो 8वीं शताब्दी के अंत तक, ठीक है, इंग्लैंड में नील की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, परंतु विश्व के अन्य भागों में इसका उत्पादन दिनों दिन घट रहा था। हालांकि 8वीं शताब्दी के बाद क्या था, नील की इंग्लैंड में मांग बढ़ गई थी, लेकिन जो नील की खेती बाकी देशों में होता था वो दिनों दिन घटती जा रही थी। ब्रिटेन के कपड़ा रंगने वालों को नील की भारी मात्रा में आवश्यकता थी, जबकि इसके लिए उन्होंने भारत की ओर देखना शुरू किया। ठीक है, तो उसको जब वो लोग यहाँ पर आते तो यहाँ पर पता चला कि भारत में नील की बहुत पर्याप्त मात्रा में खेती होता है, तो फिर उन लोगों का रुख भारत की ओर आने लगा। अतः ब्रिटिश कंपनी ने भारत की नील की खेती का क्षेत्र बढ़ाने का तरीका के विचार के बारे में काम करना शुरू किया। इस प्रकार नील की खेती की ओर, वह नील की खेती जो भारत में अत्यधिक मात्रा में होती थी, उसका मांग के आधार पे वो लोग भारत की ओर अपना विचारधारा यानी भारत की ओर अपना रुख अपनाया। ठीक है, अब देखते हैं कि ब्रिटेन द्वारा भारत से आयात किए जाने वाले नील की मात्रा में कोई गुना वृद्धि देखकर कुछ एजेंट तथा कंपनी ने अधिकारियों से नील उत्पादन का निवेश करना शुरू कर दिया। तो जिससे उसकी डिमांड बढ़ने लगी, और यहाँ से आयात को देखते हुए कुछ कंपनी का क्या उद्देश्य था कि नील के खेती के लिए यहाँ पर कुछ निवेश किया, इन्वेस्ट किया। ठीक है, नील से होने वाले भारी मुनाफे को देखते हुए उनमें से कुछ तो नौकरी छोड़कर भारत आ गए। तो इंग्लैंड वाले लोग ऐसे कुछ देखे कि जैसे उसमें मुनाफा होने लगा, तो कुछ लोगों ने नौकरी छोड़कर वह भारत आ गए तथा बागान मालिकों के साथ मिले और वहाँ के मालिक बन गए। उन्होंने या तो ज़मीन खरीद ली या ज़मींदारों से किराए पर ले ली। ठीक है, तो जैसे जैसे वो इंग्लैंड में नील की मांग डिमांड बढ़ती गई, वैसे वैसे बहुत सारे लोगों ने क्या किया, यहाँ आके या तो ज़मीन खरीद ली या ज़मींदारों से बात करके किराए पे लेकर मजदूर लेकर नील की खेतों की प्रारंभ कर दी। तो निज खेती कहा जाता है इसे, हम लोग निज खेती। तो वही बात है कि या तो मतलब किराया पे लेके ज़मीन का, या तो खरीद के उस पे नील की खेती करना निज खेती था। चूँकि इस प्रकार की खेती की कोई समस्याएं थी, इसीलिए इस व्यवस्था के अंतर्गत केवल 25% भूमि पर ही नील की खेती की जाती थी। बाकी उत्पादन की दूसरी व्यवस्था के अंतर्गत, जिसे हम लोग रैयती व्यवस्था कहते हैं। तो बाकी जो रैयत व्यवस्था थे यानी ज़मीन किसी और को दे के उससे खेती करवाना। ठीक है, यानी कृषक लोगों को, जो बड़े बड़े लोग ज़मीन खरीद लेते थे, फिर वो रैयती लोगों को दे देते थे। ठीक है, भाड़े में। रैयती व्यवस्था के उत्पादों को द्वारा रैयतों के एक अनुबंधन के हस्ताक्षर कर लिए बाध्य किया जाता था। तो उन लोगों को एक हस्ताक्षर के लिए बाध्य किया जाता था, और ये रैयत अनुबंध पर हस्ताक्षर करते थे, उन ब्याज कम दर पर नगद ऋण दिया जाता था। ठीक है, तो वो लोग भी अपना ऋण, रैयती व्यवस्था वाले लोग जितने भी थे वो लोग ऋण लेते थे, उसमें एक साइन लिया जाता, हस्ताक्षर किए जाते थे, और इस प्रकार से उन्हें ब्याज कम दर पर नगद ऋण दिया जाता था। उत्पादकों और उनके बीज की तथा उपकरणों के बीच उपलब्ध कराते थे। जब रैयत अपने द्वारा किया हुआ नील का उत्पादकों को सौंप देते थे, तो रैयत का नया ऋण उपलब्ध करा दिया जाता था, और इस क्रम को वह कंटिन्यू चलता रहता था। तो ये हम लोग जब रैयत अपने द्वारा किया हुआ नील का उत्पादन
जो भी कृषक था, लोग क्या करते थे, नील का उत्पादन करता था, उसे क्या करते थे, वो अंग्रेज लोगों को सौंप देते थे और रैयत का नया ऋण उपलब्ध कराते थे। जैसे वो सौंप देते थे, उसको फिर से नया ऋण मिल जाता था। यानी खेती भी करने में आज़ादी नहीं थी। वो लोग ऋण लेके खेती करते थे, फिर दे देते थे, फिर ऋण मिलता था। ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलते रहता था। अब देखो, इस तरह का भारतीय किसानों का शोषण होने लगा। लास्ट में बंगाल के नील विद्रोह, अब नील के इसके लिए एक विद्रोह हो गया। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग नील विद्रोह। तो देखो, बंगाल के नील विद्रोह। किसान प्रारंभ में ऋण से आकर्षित होने लगे। शुरू शुरू में किसान क्या करते थे, जैसे उसे ऋण मिलता था तो उससे अट्रैक्टिव होने लगे, आकर्षित होने लगे। धीरे धीरे इस व्यवस्था के पीछे छिपे शोषण को वो महसूस करने लगे। बाद में उसे धीरे धीरे पता लगा, ये तो एक प्रकार के हम लोगों पे शोषण किया जा रहा है, हम लोगों का तो इसमें कुछ बेनिफिट ही नहीं हो रहा है, कुछ लाभ ही नहीं हो रहा है, कुछ मुनाफा भी नहीं हो रहा है। सिर्फ हम लोग खेती कर रहे हैं, फिर वो ले रहे हैं, फिर ऋण दे रहे हैं, सिर्फ हम लोगों का रोजी रोटी तक नहीं ढंग से चल रहा है। इस प्रकार से उन लोग को लगा कि इसके पीछे शोषण महसूस करने लगे। पहला, उन्होंने अपने परिश्रम के लिए जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी, और उसको जो मजदूरी मिलती थी वो बहुत ही कम थी। उस समय भी उसका अपना रोजी रोटी नहीं चल पाते थे। ठीक है, यानी अपना परिवार नहीं चला पाते थे। दूसरा, एक बार ऋण लेने के बाद यह ऋण चक्र भी खत्म नहीं होता था। एक बार वो ऋण लेता था तो वह ऋण चक्र कभी उसको खत्म नहीं होता था, कंटिन्यूस से चलता रहा। तीसरा, नील की खेती बड़ी तेजी से भूमि उर्वरता को समाप्त करती। तो नील की खेती में होता है, भूमि का जो उपजाऊ होता है, ठीक है, वो बहुत जल्दी खत्म कर देते थे। जिससे क्या होता है, दिनों दिन नील का उपज तथा कोई अन्य फसलों का भी उपज क्या करता था, घट जाता था। इसके बाद भूमि पर चावल की खेती नहीं की जा सकती। तो जिस जमीन पे नील की खेती किया जाता था उसकी उर्वरता समाप्त हो जाती थी। उसके बाद हम लोग उस पर किसी भी प्रकार का फसल, चाहे वो चावल, गेहूँ, चाहे अन्य किसी भी प्रकार की फसल को नहीं की जाती थी। तो इससे हम लोगों का ज़मीन का भी क्षति होता था और बाकी हमें ना कुछ मुनाफा होता था, ना ही कुछ होता था, ना हमारे किसान लोगों को कुछ मुनाफा होता था। तो इस प्रकार से वो लोग को बाद में उसके शोषण के बारे में पता चला। ठीक है, प्रतिक्रिया स्वरूप बंगाल के हजारों रैयतों ने, यानी किसानों ने, नील की खेती करने से मना कर दिया। तो बंगाल के बहुत सारे रैयत लोग थे। रैयती जमीन वाले उसी को कहते हैं जो भाड़े पे दूसरे पे जमीन लेता है, उसको रैयती जमीन कहते हैं। ठीक है, तो रैयती किसान लोग थे। ठीक है, परिणाम स्वरूप बंगाल के हजारों रैयतों ने, यानी किसानों ने, जो दूसरों पे जो जमीन भाड़े पे लिया है, ठीक है, टैक्स देकर लिया है, उसको हम लोगों ने, बड़े बड़े जो ये आदमी लोग क्या करते थे, ज़मीन खरीद लेते थे, फिर किसानों को रैयती के भाव पे वो दे देते थे खेती करने के लिए। तो उन लोगों ने क्या किया, खेती करने के लिए मना कर दिया। किन लोग, यहाँ के भारतीय रैयत लोग, किसान लोग। ठीक है, जो किसान अभी भी बागान मालिकों के लिए काम कर रहे थे उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया। तो जितने किसान लोग अपने मालिकों के लिए काम कर रहे थे वे सब सामाजिक बाहर। रैयतों ने तलवारों, भालों, तीर कमानों से नील कारखानों को आक्रमण कर दिया। तो जितने भी रैयत लोग थे, यानी नील की खेती करने वाले लोग थे, चाहे किसान लोग थे जो दूसरों की ज़मीन पे खेती करते थे, ठीक है, बड़े बड़े लोग ज़मीन लेके इन लोगों को दे दे कि रैयत के भाव पे, ठीक है, टैक्स के भाव पे। तो लोग क्या किया, नील का जो कंपनी था, कारखाना था, उस पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने बागान मालिकों को किराया देने से मना कर दिया। उनके एजेंटों, जिन्हें हम लोग गुमसत्ता कहा जाता था, को पीटा गया और भविष्य में उनके अग्रिम धनराशि अथवा ऋण न लेने की कसम कही। स्त्रियों ने भी इसका बढ़ चढ़कर विरोध किया। इस प्रकार भारतीय किसान तथा उसके समस्त परिवारों ने क्या किया, बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लिया और वह नील की खेती का विरोध करने लगे। ठीक है, इस विद्रोह के मूल में थी नील उत्पादन की व्यवस्था की अत्यधिक दमनात्मक प्रवृत्ति। तो नील उत्पादन के लिए जो अत्यधिक दमनात्मक प्रवृत्ति अपनाया गया था, इसका प्रमुख कारण नहीं था, परंतु उन्हें स्थानीय जमींदार, बुद्धिजीवियों और ब्रिटिश सरकार के समर्थक में उम्मीद थी। परंतु इसमें जो स्थानीय जमींदार भी थे हमारे देश के, उसमें कुछ बुद्धिजीवी भी थे, ब्रिटिश सरकार के समर्थन की उम्मीद थी। जमींदार इन बागान मालिकों को बढ़ती हुई शक्ति से नाखुश थे तथा इस बात से भी नाराज थे कि उन्हें अपने जमीन लंबी अवधि के लिए पट्टे पर देने के लिए
बाध्य किया जाता था। तो जितने भी जमीन थे वो पट्टे पे देते थे, ठीक है। विद्रोह के प्रसार के साथ ही कलकत्ता के बुद्धिजीवी नील उत्पादन करने वाले जिलों की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने अपने लेखों में रैयतों को कष्टों, बागान मालिकों को अत्याचार, नील उत्पादन की भयानकता के विषय के बारे में विस्तार से लिखा। प्रसिद्ध बंगाली लेखक दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण, ठीक है, तो ये देखो बंगाल का एक प्रसिद्ध क्या था, लेखक था, जिसका नाम था दीनबंधु मित्र ने अपने एक नील दर्पण एक नाटक नामक नील की खेती के करने वाले किसानों के दयनीय दशा का मर्मस्पर्शी वर्णन, बागान तथा मालिकों के अत्याचारों का विस्तृत वर्णन किया। तो एक नाटक के माध्यम से एक मंचन किया कि नील की खेती के द्वारा किस प्रकार किसानों को अत्याचार किया जाता था, दुर्दशा बताया गया। ये नील दर्पण एक नाटक किसने लिखा है, दीनबंधु मित्र, ठीक है। अंग्रेजी सरकार नील किसानों के आंदोलन से चिंतित थी। तो अब अंग्रेज सरकार का क्या था कि जो इस प्रकार से आंदोलन करने लगे किसान लोग, तो उसको अब चिंतित होने लगा। विशेषकर 1857 जो जिसको हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं, आंदोलन के बाद ऐसे किसी बड़े आंदोलन की आशंका सताने लगी। तो उसके बाद देखो 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ, इस तरह के विद्रोह के बारे में उन लोगों का मन में आने लगा। अब तो किसान जागरूक हो गए हैं, हो सके आंदोलन हो जाए, इस तरह से वो लोग सोचने लगे। उसके बाद देखो 1857 आंदोलन के बाद उसे ऐसे किसी बड़े आंदोलन की आशंका सताने लगी, ठीक है। अब देखो नील आयोग, एक आयोग बना, कमीशन बना, ठीक है। क्या बना, विद्रोह की आशंका तथा बंगाल के बुद्धिजीवी वर्गों के द्वारा किसानों के पक्ष में चलाए गए एक मजबूत आंदोलन से चिंतित होकर अंग्रेज सरकार ने 1869 में नील आयोग की नियुक्ति गई। एक आयोग को गठित किया। उन लोग को लगा कि अब तो दिनों दिन हम लोगों, किन लोग, यानी अंग्रेज लोग सोचा अब तो दिनों दिन किसान लोगों का आंदोलन उग्र होते जा रहा है, एकजुटता बढ़ते जा रहा है। तो वो लोग क्या किए, अंग्रेजी सरकार ने 1869 को नील आयोग की नियुक्ति, ठीक है। तो क्या हुआ, वो सभी एकजुट होकर जब बहुत चिंतित होते दिखे और वो चिंतित होने लगे, तो अंग्रेज सरकार ने क्या किए, 1869 में नील आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने सारा स्थिति की जानकारी ली, जिसके आधार पर इसने उन मालिकों को दोषी ठहराया जिन्हें अपनी सत्ता का अत्यधिक दुरुपयोग किया। तो नील आयोग जब गठन हुआ तो उसमें नील आयोग ने इस सारी जानकारी प्राप्त की कि कैसे क्या ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद जैसे उसे पता चला तो उसमें जो उसके मालिक थे उसको दोषी ठहराया। आयोग ने इसके द्वारा कृषकों पर किए गए अत्याचारों तथा कठोर रवैये की आलोचना की। तो जो नील आयोग का गठन 1869 में की, इस आयोग ने इस तरह से किसानों पर किए गए अत्याचारों की आलोचना की। इसने रैयतों की उनके पुराने अनुबंध पूरा हो जाने पर दोबारा अनुबंध करने से मुक्त कर दिया। तो किसने, नील आयोग ने जितने भी रैयत थे उसको पुराने अनुबंध पूरा हो जाने के बाद दोबारा उससे अनुबंध करने से मुक्त कर दिया। जरूरी नहीं है कि वो दोबारा अनुबंध में वो करे ही, ठीक है। परिणाम स्वरूप बंगाल में नील का उत्पादन ठप पड़ गया। तो जिस प्रकार बंगाल के आदमी, वहाँ के कृषक, वहाँ से रैयत, वहाँ के खेती करने वाले जितने खेतीहर वर्ग, ठीक है, वह सब जब समझ लगे अत्याचार, मतलब समझने लगे अत्याचार, ठीक है, तो वो लोग खेती करना छोड़ दिया। तो क्या हुआ, बंगाल में नील का उत्पादन ठप हो गया। अब उत्पादकों ने बिहार को नील की खेती का केंद्र बनाया, ठीक है। अब अंग्रेज सरकार क्या, बिहार को नील खेती का केंद्र बनाया गया। दक्षिण अफ्रीका से लौटकर महात्मा गांधी ने नील की खेती करने वाले किसानों का दयनीय दशा देखने के लिए चंपारण की यात्रा की। जब महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से कहाँ लौटा, भारत लौटा, तो भारतीय किसानों में से सबसे ज़्यादा उस समय जो फेमस था वो नील की खेती। तो वो नील की खेती से जो दयनीय स्थिति हो गई थी भारतीय किसान के, उसकी दौरा करने के लिए, उसे देखने के लिए वह बिहार का दौरा किया और वह चंपारण की यात्रा की। उनकी यह यात्रा नील बागान मालिकों के विरुद्ध चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई और इस प्रकार 1917 में चंपारण विद्रोह स्टार्ट। महात्मा गांधी ने जैसे जैसे देखा कि भारतीय किसानों की इतनी जो दुर्दशा हो रही है, दयनीय स्थिति हो रही है, वो क्यों, किस प्रकार अंग्रेजों के द्वारा अत्याचार हो रहा है,
ठीक है। ये सब देखते हुए महात्मा गांधी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसको हम लोग चंपारण विद्रोह के नाम से जानते हैं, जो 1917 में स्टार्ट किया था। तो महात्मा गांधी कब लौटा? 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लौटा। तो महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में जब वह दक्षिण अफ्रीका से लौटा, उसके बाद वहाँ गुजरात आने के बाद उसको पता चला कि किस तरह से भारतीय किसानों का शोषण किया जा रहा है, उनके गरीबी के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। तब वो जाके चंपारण की यात्रा के लिए निकल गए और यह एक नील मालिकों के विरुद्ध में चंपारण में एक आंदोलन किया गया 1917 से, जिसे हम लोग चंपारण आंदोलन कहते हैं। अब देखो ये चैप्टर खत्म हो गया। अब हम सारांश का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको देखते हैं, ठीक है। अंग्रेजों ने भारत में भू राजस्व वसूली की विभिन्न प्रणाली अपनाई, जैसे इजारादारी, रजतबाड़ी, महलबाड़ी, स्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त ने जमींदारों को मालिकाने अधिकार प्रदान किए। इन बंदोबस्त के परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति में गिरावट आई और कृषि का आघात पहुंचा। उत्पादन का निर्धारण बिक्री के उद्देश्य से किया जाने लगा। अब नील, जूट, चाय, कपास जैसे विशेष फसलों की खोज जाने लगी और यह कृषि का वाणिज्यीकरण कहते हैं। तो देखो कृषि का वाणिज्यीकरण यानी कृषि का व्यवसाय के रूप में यूज करना ही कृषि का वाणिज्यीकरण कहलाता है। ब्रिटिश बागान मालिक कृषकों को नील के उत्पादन के लिए बाध्य करते थे। नील व्यवस्था का अत्यधिक दमनात्मक थी। परिणाम स्वरूप बंगाल के कृषकों ने खुलकर विद्रोह किया। विद्रोह से चिंतित होकर ब्रिटिश सरकार ने नील आयोग की 1869 में गठन की, जिसमें किसानों को स्वतंत्रता दे दी कि वे चाहे तो नील की खेती करें अथवा नहीं करें। इस प्रकार हम लोगों का ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। तो तुम लोग एक दो बार वीडियो देख लो, फिर अपना बुक को स्टडी करते रहो। फिर कल तुम लोग को इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन सभी को बनाना है, ठीक है।